Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am final year MBBS student from Loralai Medical College in Loralai. अच्छा देखिए बीएमसी के काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के और पहली दफ़ा है एफएससी से आए होते हैं तो हमें नहीं पता कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चंस थे उनके और मैं बहुत मसरूफ़ था। कोई नहीं अगर किसी के लिए मतलब किसी के काम आ जाते हैं तो इससे हटकर या इससे हटकर क्या बात हो सकती है बड़ी। अच्छा तो पहला सवाल है उनका कि ये जो जितने भी सवाल लिखे हुए हैं ना इनके बिहाफ़ मतलब इन्हीं हेडिंग्स के अंदर जो है इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स ठीक है? सबसे मेन स्ट्रैटेजी इसी पे बात करनी है मैंने। बाकी टाइम टेबल व्हाटएवर जो भी होगा पेपर, वाइवा किस तरह का होता है वगैरह-वगैरह सब करेंगे। देखिए सबसे पहली बात आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें होता है एनाटॉमी एनाटॉमी है, वीडियो इंशाल्लाह ज़्यादा लेंथी नहीं होगी ताकि आपके हर सवाल का जवाब भी आपको जल्दी से मिल जाए। बायोकेमिस्ट्री ठीक है? अब देखो एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सबसे जो स्टूडेंट्स को तंग करता है ना, वो है एनाटॉमी क्योंकि इसके होते हैं 4 ब्रांचेज़ मज़ीद जो कि हमारे पास है ग्रॉस एनाटॉमी है, मैं ठीक है? ग्रॉस एनाटॉमी है, जर्नल है, हिस्टोलॉजी है और एम्ब्रियो, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी है। अब सबसे पहली बात आती है कि आपके एग्ज़ाम हैं कब, ठीक है? अब तक तो टेंटेटिव लिस्ट जो डेट है वो आई हुई है ना 15 फ़रवरी। अब 15 फ़रवरी तो टेंटेटिव है, इसका मतलब एग्ज़ैक्ट 15 फ़रवरी को तो नहीं होंगे, लेकिन आप माइंड में, अपने माइंड में 20 तक का ज़हन में रख लें कि 20 फ़रवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है? अगर 20 को स्टार्ट हो जाएँगे ना, तो आपके पास कितना टाइम है? जनवरी पूरा मंथ है, ठीक है? और 20 दिन वो। आपके पास 1 महीना 20 दिन या 1 महीना 15 दिन है। अब इस 1 महीना 15 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है? नंबर 1 आपने सबसे पहले जो ज़्यादा टाइम देनी होगी ना, वो आपने देनी है ग्रॉस एनाटॉमी पे। ठीक है? ये ग्रॉस एनाटॉमी आपको किस तरह पढ़नी है, मैंने ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी मेरे चैनल का नाम है, उसके हिसाब से आपको ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स के मिल जाएँगे। सिर्फ़ उन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं जो कि 3 दिन का काम है, 3 से 4 दिन का, एट लीस्ट आपका पेपर निकल जाएगा। और जनरल एनाटॉमी के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने सिर्फ़ बताए थे, ठीक है? कि ये जनरल एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसे तो आप लाइव क्वेश्चन बुक आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप सिर्फ जनरल वो क्वेश्चन कर लेना जो स्पेसिफिक मैंने बताए हुए हैं, तो आपका जनरल एनाटॉमी खत्म, वहाँ से आराम से हो जाएगा। हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी ये आपको ना एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको थोड़ा बहुत इसको देखना होगा। इसमें भी या सबसे पहली बात कि आपके पेपर पैटर्न में समझाऊँगा मैं कि ग्रॉस एनाटॉमी में तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना, तो एक-एक क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पास्ट पेपर्स मैंने देखे हैं ना स्टूडेंट्स के, पिछले 2 सालों से एमसीक्यूज़ ज़्यादा एम्ब्रियो और हिस्टो से उठाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप बाकियों को छोड़ेंगे, आप पहले 3 चैप्टर हिस्टोलॉजी के, पहले 3 चैप्टर एम्ब्रियोलॉजी के, इनको अच्छी तरह रीड दीजिएगा। बाकियों को सुपरफिशियली भी दे देते हैं ना, इट्स ओके, ठीक है? ये बात यहाँ तक। अब दूसरी बात आती है इसकी, ये तो हमारे एनाटॉमी की बात हो गई। फिज़ियोलॉजी, फिज़ियोलॉजी के लिए आप जितना भी करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं होगा। कोर्स बहुत लेंथी है, ठीक है? आप जितने भी बैठेंगे, गाइडेंस बहुत बड़ा है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आपने करना क्या है फिर? देखो पूरा ईयर आपने पढ़ा, ठीक है? पूरा साल आपने पढ़ा। जितना भी आपको आता है ना, जितना भी आपको आता है कि यार ये चैप्टर मेरे कन्फर्म मुझे आते हैं, ठीक है? या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो उनको आपने ना अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है उनकी। मतलब एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है? इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब जो चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो उन चैप्टर्स के सिर्फ़ टॉपिक्स को मेन टॉपिक्स के ना उसकी डेफ़िनिशन को देख के चले जाएँ। बस इतना आराम से हो जाएगा। क्योंकि हमने आगे भी आपको इस तरह के जवाब देने हैं, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक हो गया? ये बात आपने फिज़ियोलॉजी के लिए करनी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए हमेशा मैं यही कहूँगा
कि आपके पहले 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स, साथ में विटामिन, पूरे कोर्स में भी यही आ जाता है। लेकिन इसमें भी टू द पॉइंट ऐसी कोई मुश्किल सवाल नहीं आता, जो कि मैं कहूँ कि आपको ज़्यादा डीपली पढ़नी होगी। इसके लिए सिर्फ़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादातर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बाकी अगर क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट आ जाता है या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड पे नोट आ जाता है, तो पूरा साल आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है? लेकिन जब हम पेपर में बैठ जाते हैं ना, तब हमें चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आप अपना एक क्लियर कर लें। अब इनको करने का स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, आपकी मर्ज़ी है, आपकी क्या टाइम टेबल जो सेकंड मैंने लिखा हुआ है ना, आपने इस ये तो आपको समझ आ गई कि करना है, लेकिन क्या टाइम टेबल क्या होनी चाहिए? देखो, टाइम टेबल सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोकेमिस्ट्री के लिए सिर्फ़ संडे का दिन रखें। सिर्फ़ संडे का दिन बायोकेमिस्ट्री के लिए रख लें। ये मैं दिल से बता रहा हूँ कि आपकी मतलब आपकी लॉस नहीं होगी, ठीक है? अगर पूरा संडे आप 24 घंटे में से 17 घंटे या 12 घंटे भी आप बायोकेमिस्ट्री में दे देते हैं ना, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ़ संडे का दिन। बाकी जो भी टाइम टेबल आप रखना चाहते हैं, मेरा मशवरा तो ये है कि आप स्टार्ट कर लेते हैं, सर्दियाँ हैं, साढ़े 9 से कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो 2 तक एटलीस्ट आप वही पढ़ लें, ठीक है? और उसके बाद आपके पास टाइम आ जाता है 3 से, कुछ रेस्ट करके 3 से आप फिर स्टार्ट लें टिल मगरिब, ठीक है? टिल मगरिब आप दूसरा सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर फिज़ियोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है? और फिर मगरिब से लेकर मगरिब से लेकर आप जब तक सोते हैं, ठीक है? स्लीप टाइम जब तक आपके पास है, आप जो है लास्ट में जो भी आपका टाइम सब मतलब ये देखो संडे को बायोकेमिस्ट्री हुआ, एनाटॉमी भी चला गया, फिज़ियोलॉजी भी चला गया। अब मगरिब से रात का टाइम आपने क्या करना है? एमसीक्यूज़, ठीक है? एमसीक्यूज़ आपने करना है। अब एमसीक्यूज़ आप करेंगे कहाँ से? ठीक है? अब टाइम जो है मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता इसलिए एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करेंगे एक तो पास्ट पेपर से, ठीक है? नंबर 2 आप पैरामाउंट जो एक बुक आती है उससे प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड आप यूएचएस को पकड़ेंगे, ठीक है? यूएचएस इसके एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करेंगे इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर आप चाहें तो अपना टाइम टेबल मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह कर लें। ये तो हो गई टाइम टेबल की बात। अब बात आती है कंटेंट्स, आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा? क्या कंटेंट्स होंगे, ठीक है? देखें, पेपर में आपके होते हैं 80% एमसीक्यूज़, ठीक है? 20% आपके एससीक्यूज़ यानी जिसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब 80% एमसीक्यूज़ तो हैं, तो इसका मतलब 80 एमसीक्यूज़ होते हैं आपके पेपर में। 20 नंबर के होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो पढ़ाई करें ना, हम जो टाइम टेबल पे पढ़ रहे हैं ना, हमारा डेफ़िनिशन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं होनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक है ना, उसको सही तरह समझना चाहिए। टॉपिक को समझ गए, इट्स ओके, ठीक है? आपने एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि आपके 80 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है? 20 नंबर के 1-1 लाइन, 2-2 लाइन के आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। मिसाल के तौर पर कैसे? अगर मिसाल के तौर पर डिफाइन ये आपका पास्ट का सवाल है, ठीक है? डिफाइन एक्ज़िला एंड राइट डाउन इट्स कंटेंट ये सवाल नंबर 1 हो गया, ठीक है? नंबर 2 डिफाइन मीडियस्टेनम, ठीक है? राइट डाउन कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टेनम इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है? और या अगर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोलॉजी से सवाल उठाया जाएगा तो बोलेंगे कि राइट डाउन द डायग्राम ऑफ या स्क्विमस सेल स्क्विमस सेल या इस तरह का या स्टोडो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम इस तरह से मतलब आपका सवाल पूछा जाएगा, मतलब एक-एक लाइन का। एमसीक्यूज़ ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। उसके बाद पास्ट पेपर्स की बात मैं यही कहूँगा कि पास्ट पेपर आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है क्योंकि आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते ना, तो पास्ट पेपर लाज़मी पढ़ लें। क्योंकि इतना तो पूरे साल आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। पास्ट पेपर्स आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी कैसे है, ठीक है? ये पास्ट पेपर आपने करने हैं और हाउ थ्योरी पेपर विल बी कम ये मैंने पहले ही बता दिया थ्योरी पेपर में 80 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? और 20% शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बम्स का कैटेगरी यानी बोलान मेडिकल कॉलेज का पेपर एक ही आता है। झालवान के लिए, लोरेलाई के लिए, मकरान के लिए और बीएमसी के लिए। एक ही पेपर होता है, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट्स के लिए वही होता है और पासिंग मार्क्स आपके 50% होते हैं और आई थिंक मुझे जो न्यूज़ पता चली है अभी बायोकेमिस्ट्री जो है ये 50 नंबर का होता है, ठीक है? तो ये माइनर में माना जाता है। तो माइनर के लिए ये संडे का दिन बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहें। अब अगली बात आती है कि वाइवा और एक्सटर्नल का क्या मतलब है? देखें, आपके थ्योरी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपसे प्रैक्टिकल या वाइवा के एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आपका वाइवा फ़ेल है,
थ्योरी पास है तब भी आप फेल हैं, ये बात याद रखें, ठीक है? अगर आपका थ्योरी वाइवा पास है, थ्योरी फेल है, तब भी आप फेल हैं, मतलब इन दोनों को आपको पास करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2 की बात ये आती है कि वाइवा आपका होता है 2 स्टेशन में, नम 1 और 2 में। 1 में होता है आपका इंटरनल, जो आपका अपना टीचर है, जिसने पूरा साल आपको पढ़ाया होगा, एचओडी होगा, और इंटरनल होगा, इंटरनल। एक्सटर्नल आपका होगा किसी भी और कॉलेज से, बीएमसी से हो सकता है, एलएमसी से हो सकता है, कहीं से भी होगा, लेकिन अपने कॉलेज का नहीं होगा। लोरेलाई में बीएमसी वाले आते हैं, झालवान में बीएमसी वाले जाते हैं, बीएमसी में लोरेलाई वाले आते हैं, मकरान में झालवान वाले जाते हैं, तो ये शफलिंग होती रहती है। ठीक हो गया? ये बात याद रखें। अब एक्सटर्नल हमेशा होते हैं अच्छे लोग। अपने एचओडी जो अपने कॉलेज का बंदा होता है ना, वो उस टाइम थोड़ा-सा शाहरुख खान बन रहा होता है, ठीक है? थोड़ा तंग करता है। लेकिन एक्सटर्नल अच्छे होते हैं, जहाँ से भी आते हैं तंग नहीं करते। पास फेल सारा डिपेंड करता है इंटरनल पे। ये एक्सटर्नल सिर्फ़ 2-3 क्वेश्चन पूछ के आपको कहेगा बेटा जाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? इंटरनल आपको तंग करेगा। अगर डिपेंड टीचर पे करता है, लेकिन पास फेल इंटरनल पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका जो है हिस्टोलॉजी का लैब होता है, लैब में आपके स्लाइड्स होते हैं, आपका प्रैक्टिकल होता है, और आपसे टेबल वाइवा पूछते हैं। टेबल वाइवा फिजियोलॉजी में भी इस तरह है, और हर सब्जेक्ट में इस तरह है। टेबल वाइवा में क्या होगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसके बाद आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, ठीक है? आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कोई और मतलब वही आपके टीचर आपके पास आएगा, ये कोई डेमोन्स्ट्रेटर भी हो सकता है, आपका एचओडी भी हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है। वो आके आपसे सिर्फ़ इतना पूछेगा कि आपने क्या बनाया, और उसी से रिगार्डिंग कुछ सवाल। मिसाल के तौर पर आपके स्टेशन में आता है कि भई कोई भी ऐसा सवाल है, मिसाल के तौर पर मैं क्या मिसाल दूँ, कि लंग का जो एपिथेलियम है वो कौन-सा है? तो आप कहेंगे कि इसमें स्क्वेमस सेल एपिथेलियम है, तो वो आपसे पूछेगा स्क्वेमस सेल एपिथेलियम के क्या-क्या फाइंडिंग्स हैं और कहाँ-कहाँ होते हैं, ठीक है? इस तरह के, या किस तरह की शेप की होती है, और कितने लाइनिंग्स की होती है, तो इस तरह के सवाल आपसे हो सकते हैं। तो ये रही स जल्दी से, मेरी फुल कोशिश थी, मैं जल्दी से मतलब तेज़ बोल रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे, आपके सवाल के जवाब सारे आपको मिल जाएँ। तो होपफुली ये पैटर्न समझ आ गया होगा। पास्ट पेपर्स लाज़मी करें, इसके अलावा नहीं हो सकता। एक बात याद रखें मेरी, ज़िंदगी में हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि कब कैसे करें? ये बात हर स्टूडेंट कहता है कैसे करें? ओ भाई, आप इनिशिएटिव तो लें, स्टार्ट तो करें, ठीक है? होना होगा, आप स्टार्ट तो करें, लेकिन कोशिश आपने करनी है, और अब तक 1.5 महीना है आपके पास, 1.5 मंथ, ठीक है? तो आप कोशिश करें, क्या नहीं होगा यार, ठीक है? स्टार्ट तो लें आप, ठीक है? स्टार्ट लेंगे तो वो चीज़ होगा। अब रही बात फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की, इसके लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप वहाँ से सर्च करके चेक कर सकते हैं, एनाटॉमी के और बायोकेमिस्ट्री के खासकर, इन दोनों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपलोडेड है, और एपिथेलियम भी अपलोडेड है, हिस्टोलॉजी की भी अपलोडेड है, और ऑल इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो दिस इज़ होल अबाउट अबाउट योर क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मुझसे जितना होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प कर लूँगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो पास्ट पेपर्स आप लोग मुझसे भी ले सकते हैं, पास्ट पेपर्स आप जहाँ से भी ले सकते हैं ना, उनको प्रैक्टिस लाज़मी करनी है, उसके बगैर पेपर नहीं होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन।